हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इस लेक्चर सीरीज में आज हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को समझेंगे। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम लोग पूरे 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज का यह फर्स्ट लेक्चर होगा और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्टरी पोर्शन को समझने का कोशिश करेंगे। अगले 2 लेक्चर में हम लोग लोहिया के पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं लोहिया फॉर ए फर्स्ट लेक्चर। तो लोहिया बेसिकली एक सोशलिस्ट लीडर थे। सोशलिस्ट थिंकर थे। इस तरह से सोशलिज्म को स्प्रेड करने में, खास करके इंडिया में सोशलिज्म को स्प्रेड करने में लोहिया का एक अहम योगदान रहा है। लेकिन सोशलिज्म का जो बेसिक कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट जो रहा है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री में एक ग्रेजुअल प्रोसेस से, एक इवोल्यूशन के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ है, उस कोर एजम्पशन और कोर कंसेप्ट को इंडिया में सेम टू सेम इम्प्लीमेंट करने के पक्षधर नहीं थे। क्योंकि उनका मानना था कि जो वेस्टर्न जो पॉलिटिकल और सोशल स्फीयर रहा है, वो इंडिया के पॉलिटिकल और सोशल स्फीयर से एकदम डिफरेंट रहा है। तो इस तरह से हम वहाँ का जो पॉलिटिकल थ्योरी है, वेस्टर्न या फिर यूरोपियन कंट्री का एक जो पॉलिटिकल थ्योरी है, उस पॉलिटिकल थ्योरी को सेम टू सेम इंडियन कंटेक्स्ट में इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हैं। अगर हम लोग करते हैं, अगर यूरोपियन थ्योरी को सेम टू सेम इंडियन कंटेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं इंडिया का, उस समस्या को हम लोग समाधान नहीं कर पाएंगे। इस तरह से वो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, सोशलिज्म में कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, सोशलिज्म में कुछ बदलाव ला करके इंडियन कंटेक्स्ट में सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि लोहिया सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को कैरी करते हैं, लेकिन लोहिया मार्क्स के कम्युनिज्म को रिजेक्ट करते हैं। मार्क्स के कम्युनिज्म को वो रिजेक्ट करते हैं, नहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उस मार्क्स के उस कम्युनिज्म में बहुत सारा ऐसा थ्योरी, ऐसा थॉट था जो कि एक हाइपोथेटिकल था, इमेजिनरी था, वो प्रैक्टिकल नहीं था। वो ग्राउंड प्रैक्टिकल मतलब कि ग्राउंड पे उस तरह का इम्प्लीमेंटेशन होने लायक उस तरह का था ही नहीं कुछ उसमें। वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे अगर इम्प्लीमेंट किया जाता तो वो पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जा रहा था। तो इस तरह से मार्क्स के कम्युनिज्म को वो रिजेक्ट करते हैं और कैपिटलिज्म को तो रिजेक्ट करते ही हैं, क्योंकि वो एक सोशलिस्ट थिंकर थे, उनका आइडियोलॉजी, उनका माइंडसेट एक सोशलिस्ट था। तो इस तरह से वो अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कैरी करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि वो इंडियन स्फीयर के लायक जो सोशलिज्म में मॉडिफिकेशन किए थे, इंडियन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, इंडियन सोशल कंटेक्स्ट के लिए जो सोशलिज्म का कंसेप्ट ईजाद जो उन्होंने किया था, उसका नाम उन्होंने न्यू सोशलिज्म दिया था। और यह न्यू सोशलिज्म का कंसेप्ट स्पेशली उन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए थे, और उसमें से इंडिया एक था। तो इंडिया जैसे जो भी कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुआ था, डेवलपिंग कंट्रीज था, डेवलपमेंट के रास्ते पे वो चल रहा था, तो उन कंट्रीज के लिए लोहिया न्यू सोशलिज्म नामक कंसेप्ट का इजाद करते हैं, सोशलिज्म में मॉडिफिकेशन कर करके। अब हम लोग आगे देखते हैं उनके लाइफ है और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो उनका जन्म, लोहिया का जन्म 1910 ईस्वी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में उत्तर प्रदेश अकबरपुर में हुआ था, एक मध्यम वर्गीय व्यापारिक फैमिली में। इस तरह से वो उत्तर प्रदेश में जन्म लेते हैं और शुरुआत में जब वो जन्म लेते हैं तो उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा होता है। तो उस स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में अपने फादर के कारण वो संपर्क में आते हैं, प्रभावित होते हैं अपने फादर से, और इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के थोड़ा उत्सुक होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। 19 वर्ष की उम्र में वो, जब 19 वर्ष उनकी आयु होती है, तो वो हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में ही यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से पीएचडी कंप्लीट करते हैं। 1932 में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से अपना पीएचडी कंप्लीट करते हैं। उनका पीएचडी का टॉपिक होता है साल्ट एंड सत्याग्रह। उनका पीएचडी का टॉपिक होता है साल्ट एंड सत्याग्रह, और यह उनका पीएचडी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से हो रहा था।
इस तरह से जर्मनी में हायर एजुकेशन के दौरान ही वो बहुत सारे जर्मन सोशलिस्ट इंटेलेक्चुअल्स के संपर्क में आते हैं, और वहीं पे जो जर्मन सोशलिस्ट इंटेलेक्चुअल थे, पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उनके साथ आने के बाद उनका जो आइडिया था, पॉलिटिकल आइडिया था, उनका जो माइंडसेट था, उनका जो थॉट प्रोसेस था, उस थॉट प्रोसेस पे सोशलिज्म का इम्पैक्ट पड़ता है। जर्मनी में ही जर्मन सोशलिस्ट इंटेलेक्चुअल के संपर्क में आने के बाद हायर एजुकेशन के दौरान उनका जो थॉट प्रोसेस था उस पर सोशलिस्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इस तरह से वो 1933 ईस्वी में अपना पीएचडी कंप्लीट करके इंडिया आते हैं, और इंडिया आने के बाद उस समय जब इंडिया वो आते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट एकदम पीक पे था, तो उस मूवमेंट में जुड़ जाते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो जुड़ जाते हैं और कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही एक पार्टी थी जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही थी, इसलिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरह से वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में हिस्सेदारी लेते हैं। बहुत सारे सोशलिस्ट थिंकर थे, बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर थे जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो सारे लोग कांग्रेस में ही थे। तो उन्होंने 1934 ईस्वी में सारे जो भी सोशलिस्ट लीडर थे, जैसे नरेंद्र देव हो गए, जयप्रकाश हो गया, अशोक मेहता हो गए, अच्युत पटवर्धन हो गए, सारे लोग 1934 में कांग्रेस के अंतर्गत ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं, और इस तरह से सोशलिस्ट थॉट को कैरी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब भारत स्वतंत्र हो जाता है, तो स्वतंत्र होने के बाद 1952 ईस्वी में लोहिया कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। लोहिया कांग्रेस से 1952 ईस्वी में अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। यह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी था, और 1952 ईस्वी में लोहिया इसे स्थापित करते हैं। इस तरह से अपने पार्टी के साथ टोटल ऑल ओवर इंडिया भर में सोशलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, सोशलिस्ट आइडियाज़ को, सोशलिस्ट थॉट को इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर में, इंडियन सोशल स्फीयर में एक तरह से आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं, उसे स्थापित करने का कोशिश करते हैं। तो 1964 ईस्वी में होता क्या है कि वो उस प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अलग हो जाते हैं, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अलग होने के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं 1964 ईस्वी में। और इस तरह से वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करते हैं उस पार्टी के द्वारा, और उस पार्टी के द्वारा इलेक्शन जब कंटेस्ट किया जाता है तो इलेक्शन में कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाता है, इलेक्शन में कुछ लिमिटेड सक्सेस मिलता है उनको, लेकिन वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस सोशलिस्ट पार्टी को स्प्रेड करते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सोशलिज्म के विचार को फैलाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से 1967 के जनरल इलेक्शन के पहले 1967 के जनरल इलेक्शन के पहले वो चाहते हैं कि इंडिया में जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं, अपोजिशन का पार्टी हैं, वो यूनाइट हो जाएं, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का मोनोपोली था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। कांग्रेस एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी था जो कि ऑल ओवर इंडिया में लीड करता था स्वतंत्रता के बाद। उसके आगे कोई छोटे छोटे पार्टियां थी, लेकिन उनका कोई उस तरह का प्रभाव नहीं था, और केंद्र से लेकर के हर एक राज्यों में कांग्रेस का एक लॉबी था, कांग्रेस का एक मोनोपोली था, जिसके कारण से कांग्रेस भी कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया था। और वो कांग्रेस एक तरह से समझा जाए कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को साइड में रख करके और उसे दरकिनार कर करके डिक्टेटरशिप के रास्ते पे, मतलब कि वो अगर नेचुरल सी बात है कि अगर कोई एक पार्टी या कोई एक व्यक्ति का अगर वर्चस्व हमेशा बना रहता है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां आती है, कुछ न कुछ उसमें फॉल्ट आने लगता है। तो इस तरह से लोहिया अपने सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को कैरी करते हुए वो 1967 के जनरल इलेक्शन के पहले टोटल ऑल ओवर इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे उनको यूनाइट करना चाह रहे थे, और यूनाइट करके कांग्रेस को चैलेंज करना चाह रहे थे। लेकिन ऐसा वो होते हुए देख नहीं पाते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से 1967 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और ऑल ओवर इंडिया के अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टी को वो यूनाइट होते हुए देख नहीं पाते हैं। तो
इस तरह से हम लोग लोहिया के इंट्रोडक्टरी इस लेक्चर को देखते हैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर को। लोहिया का मेजर जो बुक्स हैं, मेजर वर्क्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो लोहिया का जो मेजर बुक है उसमें से एक है व्हील ऑफ हिस्ट्री, व्हील ऑफ हिस्ट्री, जो कि 1955 में लिखा गया था। उसके बाद है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, 1963 में लिखा गया। उसके बाद है द कास्ट सिस्टम, 1963 में ये भी बुक लिखा गया। उसके आगे इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, 1965 में लिखा जाता है बुक। उसके बाद होता है गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, 1960 में ही लिखा जाता है बुक। इस तरह से हम लोग लोहिया के इस लेक्चर को, इंट्रोडक्टरी लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग लोहिया के पॉलिटिकल आइडियाज़ और लोहिया के न्यू सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।